प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ये सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि भाई आप लोग अपना सिलेबस शुरू कर दिए होंगे, कॉलेज में पढ़ाई विधिवत शुरू हो गई होगी, तो हम भी देखिए यहाँ पर आपको आज सबसे पहले सिलेबस के विषय में बताने जा रहे हैं कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में यूपी बोर्ड 2026 का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। आप किताबें खरीद लिए होंगे तो उसको के देखते हुए यहाँ पर सिलेबस हम पूरा का पूरा आपको रिवाइज कराएंगे और इसमें आपको ये बताएंगे कि क्या क्या आपको विशेष रूप से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। किताबें आप देखे होंगे तो आपको बहुत सी जानकारी हो भी गई होगी। तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और देखिए क्या है सिलेबस। जैसा कि आप कक्षा 11 की परीक्षा दे के रिजल्ट भी आपको मिल गया होगा और ये जो पेपर आपने दिया होगा वो 70 नंबर का था, 30 नंबर प्रैक्टिकल कहते हैं। तो उसी तरह से ये भी पेपर होगा आपका बोर्ड वाला, वो 70 नंबर का होगा, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 70 नंबर में 33 नंबर पास होने के लिए हैं, प्रैक्टिकल में 10 नंबर पास होने के लिए, टोटल मिला के 33 अंक लाने हैं। तो हम यहाँ पर 33 नंबर अंक की कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम तो भाई क्या सोचेंगे या कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो देखिए अब क्या करना है समझिए जरा। ये जो किताब है आपकी दो पार्ट में बटी हुई है, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का में जो है वो 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक यहां पर है वो स्थिर वैद्युतिकी है और इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये मान लीजिएगा कि इस चैप्टर से ऐसा होगा ही नहीं कि कुछ ना कुछ नहीं पूछा जाए। फिर यहां पर अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा के विषय में 7 नंबर का पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व ये 8 नंबर में पढ़ना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं ये आपको पढ़ना है 8 नंबर में। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ये लेसन तो बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन 4 नंबर में आता है। बहुत छोटा, सबसे छोटा लेसन आपका ये है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन अभी तक आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे, सब हम आपको बात को बिल्कुल स्पष्ट दिखाएंगे भी कि इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल 4 नंबर से कम नहीं होगा, बल्कि 4, 5, 6 नंबर तक के भी कभी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि ये जो टॉपिक है छोटा जरूर लेकिन इंपॉर्टेंट बेहद है। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड खा जो है, खंड खा में ये भी 35 नंबर का है, ये भी 35 नंबर का आएगा। इसमें प्रकाशिकी के विषय में पढ़ना है और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें से 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, ये 6 नंबर में आएगा। परमाणु तथा नाभिक ये भी आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां ये भी होगा आपका 8 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है प्रकाशिकी ये है 13 नंबर में। ये टॉपिक बड़ा है, इसमें से जरूर पूछा जाता है, तो ये बात बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये भी कितने नंबर का हो गया, 35। तो ऐसे बोलें कि 35 हो गया किस पार्ट से, खंड का से। 35 हो गए सेकंड से, टोटल नंबर कितने हो गए, 70 नंबर हो गए। तो ये 70 नंबर का पेपर आपको इसी के अनुसार पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा विधिवत इस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो यहां पर है आपको यहां पर स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना है। वैद्युत आवेश क्या है, आवेश का संरक्षण क्या है और कूलाम नियम कहां पर अप्लाई होता है। देखिए ये सब आपके लिए नया है, इसके विषय में आपने पीछे क्लास में बहुत कम पढ़ा है। फिर कूलाम नियम क्या है, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और सतत आवेश वितरण क्या है, ये बताना है। फिर वैद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत ध्रुव क्या होता है, इसको बोले वैद्युत बल रेखाएं के विषय में पढ़ना है। और वैद्युत ध्रुव क्या है और वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला
बल आघूर्ण क्या है, ये सब आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी में। अब इसी में और आगे बढ़िए, वैद्युत फ्लक्स के विषय में पढ़ना है, गॉस का नियम पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण ये उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। और फिर पढ़ना है अनंत आवेशित एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। सब यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सब इतना आपको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। फिर आते हैं वैद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, और जो जो चीज हम वहां पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या है वो पढ़ना है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या है, निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको पढ़ना है समविभव पृष्ठ क्या है, और किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय तथा वैद्युत ध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा घनत्व, चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, और फिर आपको पढ़ना है संधारित्र, इसकी धारिता क्या होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, और ये है परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ऐसा बोलें कि आपको सबसे पहले आवेश के विषय में पढ़ना है, और आवेश के पढ़ने के बाद फिर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में पढ़ना है, फिर वैद्युत विभव पढ़ना है, फिर समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र के विषय में पढ़ना है। ठीक, अब और आगे देखिए क्या है। फिर इसी में जो दूसरी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है वैद्युत धारा क्या है, और धात्विक चालक में आवेशों का प्रवाह क्या है, और अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको आप अपवाह वेग के भी नाम से जानेंगे, गतिशीलता क्या है, और विद्युत धारा में संबंध क्या है। यानी ऐसे बोलें कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या रिलेशन है, ओम का नियम क्या है, और यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध का V और I में अभिलक्षण क्या है, वैद्युत ऊर्जा क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, चालकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। अब सेल क्या है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, और जैसा कि आपने विभवांतर भी को पढ़ना है, और सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, किरचॉफ का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है, सब, और व्हीटस्टोन सेतु लास्ट में आपको पढ़ना है। ये सब बातें पढ़नी है सेकेंड इकाई में विद्युत धारा में। अब आइए अगला देखिए क्या है। फिर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो चुंबकीय प्रभाव क्या है, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करें तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए या चुंबक की तरह कार्य करने लगे, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। तो अब यहां पर देखिए इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है, और बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप कहीं पीछे क्लास में कक्षा 10 में पढ़ के भी आए हैं। धारा लूप में इसका अनुप्रयोग क्या है, एम्पियर का नियम पढ़ना है, और इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में उपयोग क्या है, और परिणलिका के विषय में पढ़ना है। फिर आगे क्या है, समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ये सब फार्मूले आप पीछे क्लास में पढ़ करके आए हैं। और फिर है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल क्या है, उस आधार पे एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। और फिर है बल आघूर्ण का अनुभव क्या होगा, चल कुंडली धारामापी क्या है, इसकी सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया कैसे घटाया जा सकता है। और फिर यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के विषय में पढ़ना है, और फिर यहां पर आपको पढ़ना है ये क्षण चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में पढ़ना है। और फिर लास्ट सबसे यूनिट है अनुचुंबकीय, प्रचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के विषय में विधिवत पढ़ना है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन छोटे और बड़े पूछे जाते हैं।
अब आइए क्या है अगला जो यूनिट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या है और लेंज का नियम क्या है, स्वप्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के विषय में पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा था वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है, प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है और सबसे बाद को आपको पढ़ना है यहाँ पर एलसीआर परिपथ में अनुनाद क्या है और वाटहीन धारा और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रांसफार्मर, जो कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। अब आते हैं यह हमने कहा था कि ये सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है ये 4 नंबर में है, लेकिन पूछी बहुत जाती है। इसमें क्या है, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, इनके अभिलक्षण क्या होते हैं, ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति और स्पेक्ट्रम क्या है, यानी कि आपको रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य औरक्त परागमनी, गामा किरणें, सबकी तरंगदैर्घ्य और इनके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के विषय में पढ़ना है और इनके अनुप्रयोग क्या हैं और इनके मौलिक गुण, मौलिक तथा तथ्यों पर आधारित आपको जानकारी देनी है। तो ये हो गई आपकी पहली यूनिट, जिसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ गया खंड खा, इसमें से भी भैया 35 नंबर का आएगा। इसमें से कुछ चीजें आप पीछे क्लास में पढ़े हैं कक्षा 10 में। प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या है, सूत्र क्या है दर्पण का, अपवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब आपने कहीं ना कहीं पीछे क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। अब लेंस क्या है, लेंसों के सूत्र क्या है, लेंस मेकर का सूत्र आपके लिए नया हो गया। लेंस का आवर्धन क्या है, ये आपने पढ़ रखा है। और संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी क्या है, प्रिज्म नहीं पढ़ा है, नहीं सॉरी प्रिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। और फिर प्रकाश का अपवर्तन के विषय में यहाँ पर पढ़ना है। फिर आगे प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा तो आपने पढ़ी पीछे क्लास में। सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के विषय में पढ़ना है। इनकी आवर्धन क्षमताएं क्या है, ये भी पढ़ना है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तरंगाग्र के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन अपवर्तन क्या है, हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग, ठीक है, इस पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या क्या है, इसका सत्यापन क्या होगा। फिर है यहाँ पर व्यतिकरण क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्यतिकरण से। और अंग के प्रयोग के विषय में पढ़ना है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको पोलराइड के विषय में पढ़ना है। तो इतना सब आपको पढ़ना है प्रकाशिकी में। और ये पूछा कितने नंबर में जाएगा, 13 नंबर में। तो ये मान के चलिए कि ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नहीं बल्कि उसके 15 नंबर तक के समझ लीजिएगा। यानी आधा जो पार्ट है 35 में 15 नंबर 13 नंबर ये पूछा जाता है सिर्फ एक ही यूनिट से, ठीक है। अब आइए अगला देखिए क्या है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर देखिए क्या है, ये आपको द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, प्रकरणों की द्वैत प्रकृति दूसरा व्यवहार, मतलब कह सकते हैं ड्वेल नेचर, दोहरा व्यवहार बोलिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसमें आपको हेर्ट्ज और लेनार्ड का प्रक्षण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। प्रकाश की कलात्मक प्रकृति और द्रव्य तरंगों और यहां पर त्रिभुगली तरंगदैर्घ्य के विषय में आपको पढ़ना है, ठीक। अब ये टॉपिक है तो छोटा, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। और इसमें से जरूर पूछा जाएगा। बस ये है कि 6 का कभी 5 हो सकता है, 6 का 7 8 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछा जाए। फिर आता है परमाणु तथा नाभिक, ये 8 नंबर का है। अल्फा कण का प्रकीर्णन क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल क्या है। और ऊर्जा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ना है। नाभिकों की संरचना क्या है, आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारी और समन्यूट्रॉनिक, इसके विषय में पढ़ना है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये पढ़ना है। द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा के विषय में पढ़ना है। और न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर यह है नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन क्या है, ये भी आपको यहां पर पढ़ना है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन सी युक्तियां हैं, ये यूनिट है 8 नंबर में पूछी जाएगी। ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक कुचालक यानी चालक अचालक बोलें, और अर्धचालक में डायोड के विषय में पढ़ना है, और डायोड में अग्रदिशिक और पश्चदिशिक क्या होता है ये सब आपको पढ़ना है, और डायोड का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में होता है, ये भी आपको यहां पर पढ़ना है। अब देखिए ये तो हो गया पूरा थ्योरी में जो आपको 70 नंबर का पेपर देना है, एक एक करके हमने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिकल का रह गया। प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है, और इसमें भी आपको 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं, और 2 प्रैक्टिकल जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, ये भी आपको यहाँ से पता है। फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो ये जो प्रैक्टिकल हो गया 5 नंबर का, 5-10 नंबर का, और प्रयोग पर आधारित मौखिकी ये हो गई आपकी 5 नंबर की, तो 15 नंबर यहाँ से बन गए। और प्रयोगात्मक रिकॉर्ड हो गया, प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित मौखिकी हो गई, और सत्रीय कार्य का और सतत मूल्यांकन ये 3 नंबर का हो गया, ठीक है। और इसमें भी देखिए बंटवारा होता है, 15 नंबर होते हैं इंटरनल होता है, 15 नंबर होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। यानी 15 नंबर तो आपको में कितने नंबर मिलेंगे वो कॉलेज की तरफ से हैं, और 15 नंबर में कितने नंबर आपको मिलने हैं वो आपको जो एग्जामिनर आएगा वो आपको देगा, यानी 30 नंबर आपको यहाँ से गेन होते हैं, ठीक है। ये 30 नंबर, 30 में 15 नंबर आपको कॉलेज से, और 15 नंबर हो गए जो एग्जामिनर आएगा उसको, आप वो कितने नंबर आपको दे रहा है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर आपको आज बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और जैसा कि आपको पता भी होगा पिछले क्लासों के वर्षों की तरह से यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी तो स्पेशल चलती है। हर जो है सब्जेक्ट की क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क चलेंगी। बस लाइक और शेयर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है, और अपनी जो चाहत है, जो आप लेना चाहते हैं हमको, वो हमको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ लगे रहना पड़ेगा। रोज आपको जो है वीडियो देखना होगा, लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें क्या आपको और चाहिए, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।